हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो एस्टेट 2021 से लेकर 2023 में तक पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होती है। मैट्रिक्स जो फॉर्म होती है वो ए एक्स इक्वल टू जीरो। ए रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स को और एक्स रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स की मैट्रिक्स को। तो हमारे पास ये एक्स ए एक्स इक्वल टू जीरो है, ये रिप्रेजेंट करेगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। अगर हमारे पास हो मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। बी है जो आगे कांस्टेंट आते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा कि हर कांस्टेंट जीरो ना होकर एटलीस्ट वन कांस्टेंट नॉन जीरो मिल जाए, तो उस केस में नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाते हैं। तो जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब हमेशा इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन इसके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है हर वेरिएबल की वैल्यू जीरो, मतलब सिर्फ जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है उस केस में इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब एटलीस्ट वन वेरिएबल की वैल्यू नॉन जीरो के इक्वल आ जाए। ये था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में। और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो दो केस बनते हैं हमारे पास, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारे पास बनती है ए ऑगमेंटेड बी, इस मैट्रिक्स की रैंक, इन दोनों की रैंक अगर इक्वल आती है तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस सिस्टम को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट आ गया तो इसके पास हमारे पास दो केस बनेंगे, एक हो सकता है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, दूसरा हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो यूनिक सॉल्यूशन किस केस में एग्जिस्ट करता है? अगर हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास एन ही इक्वेशन है और एन ही वेरिएबल है। इसका मतलब हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी वो एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है एन की, जितनी सी इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल दे रखे है उसके इक्वल है, तो उस केस में हमारे पास इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की रैंक लेस देन एन है, स्ट्रिक्टली लेस देन एन, एन के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। रैंक ए की रैंक लेस देन एन इंप्लाई करता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा, और रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन इंप्लाई करता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो हो उस केस में इसके पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स लेस देन एन है, मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल है, तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट रहेगा, फिर नो सॉल्यूशन का केस आ सकता है। तो ये हमारे पास दो केस होते हैं। अब देखा, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, थ्री इक्वेशन दे रखी है, थ्री वेरिएबल दे रखी है हमारे पास, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन बोले या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले, सेम बात है इसके अंदर। देन अल्फा इक्वल टू, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बोल दिया कि इसके पास अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा उस केस में इस अननोन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सॉल्यूशन हमें बता दिया कि नॉन ट्रिवियल होगा, उस केस में अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब देखेंगे इसके अंदर, देखो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम दे रखा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास हमेशा कंसिस्टेंट होता है, तो इनकंसिस्टेंट का तो केस ही नहीं आएगा। अब सॉल्यूशन कौन सा बोल रखा है हमारे पास, नॉन जीरो सॉल्यूशन। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसका मतलब कौन सा केस आएगा हमारे पास, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आएगा, तो पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ना तीनों, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके ए मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो रो वाइज मैट्रिक्स के अंदर पुट करते जाएंगे। तो पहली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल एक्स वाई और जेड, वेरिएबल तो एक्स वाई जेड यूज किए गए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट रो के अंदर
फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आएंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -1। तो ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या बन जाएगी 1 1 -1। क्या बनी हमारे पास 1 1 -1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशंस में वेरिएबल के कोफिशिएंट देखेंगे और इसके कोफिशिएंट सेकंड रो में आ जाएंगे एक ही। तो क्या है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -α और z का कोफिशिएंट -3। तो इस रो सेकंड में पुट करेंगे 3 -α -3। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में देखेंगे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -3 और z का कोफिशिएंट 1। तो पुट कर देंगे थर्ड रो में 1 -3 और 1। और x जो बनते हैं हमारे पास वो बनेगी जो वेरिएबल्स दे रखे हैं वो। तो n इक्वेशन है, मतलब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तो हमारे पास ये आ जाएगी x y z, 3 रो है और 1 कॉलम है, इसलिए 3 क्रॉस 1 और की मैट्रिक्स होगी x हमारे पास। तो ax आ गया हमारे पास। अब A मैट्रिक्स ये बोला है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो A का डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वहां से अल्फा की कंडीशन आ जाएगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लिया हमने, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं 1 एज इट इज। अगर 1 लिया हमने तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, क्या बचेगा -α -3 1। तो ये आ गया 1 और -α -3 1। फिर माइनस साइन आएगा और 1। इसके साथ हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, क्या बचेगा 3 -3 1 1। तो ये आ गया हमारे पास। फिर लेते हैं -1, तो -1 लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 3 -α 1 -3 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, तो आ जाएगा -α और 1 की मल्टीप्लाई -α और -3 और -3 की मल्टीप्लाई +9 और ये होता है -α -9 आ जाएगा ऐसे। फिर -1, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 माइनस और 1 और -3 की मल्टीप्लाई -3, तो माइनस ऑफ -3 -1 और ये आ जाएगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई -9 और -1 और -α की मल्टीप्लाई -α। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं इसको, -α -9, माइनस साइन बाहर है, ये अंदर आ जाएगा 3 और माइनस प्लस, तो +3 माइनस -9 माइनस और माइनस प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -α -9, जब 3 और 3 को ऐड किया 6 और बाहर माइनस साइन है तो -6, माइनस साइन बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस +9 और प्लस और माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ पे -α और -α है तो दोनों को ऐड करेंगे -2α और -9 + 9 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट, बचेगा क्या -6। तो -2α -6 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -2α इक्वल टू 6, 6 को दूसरी साइड लेके गए प्लस का और -2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -3। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ गई -3। अल्फा की वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं उस केस में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन, अब की बार सॉल्यूशन दे रखा है ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास और इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है। देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के, पिछली बार अल्फा दे रखा था वैसे ही अब की बार के अननोन दे रखा है, और पिछली बार नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस था, अब की बार ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस के अंदर अगर हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है, उस केस में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि के की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी उस केस में। तो चलिए करते हैं, वही केस आ जाएगा हमारे पास फिर से कि अगर हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, अब की बार नॉन जीरो के इक्वल। नॉन ट्रिवियल के केस में क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और अब की बार क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, फर्स्ट रो क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या है 1 -k और 1, तो ये फर्स्ट रो बन जाएगी 1 -k 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या है k 3 -k, तो ये सेकंड रो बन जाएगी k 3 -k। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के अंदर 3 1 -1 3 1 -1 और x आ जाएगा हमारे पास x y z। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉट इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया 1 यहाँ रखा तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा ये वाला। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3 माइनस और -1 और k की मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -k की तो -k
माइनस ऑफ माइनस के, तो ये आ गया हमारे पास। फिर माइनस साइन और माइनस के, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो किसका डिटरमिनेंट, के की मल्टीप्लाई -1 से माइनस के माइनस साइन, फिर 3 और माइनस के की मल्टीप्लाई -3 की, तो माइनस के माइनस ऑफ -3 की, फिर +1, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, बचेगा किसका डिटरमिनेंट, k1, के और 1 की मल्टीप्लाई के -9, तो ये आ गया के -9, और डिटरमिनेंट है हमारे पास किसके इक्वल, नॉट जीरो के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 और माइनस ऑफ माइनस के प्लस के, माइनस ऑफ माइनस के प्लस के, और अंदर आ जाएगा हमारे माइनस के और माइनस +3 की, प्लस के -9 इज नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, -3 प्लस के और के अंदर मल्टीप्लाई की क्या बन जाएगा, -k² और के अंदर मल्टीप्लाई की 3k² प्लस के -9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा -k², डिसेंडिंग में इसको अरेंज कर लेते हैं वेरिएबल्स के डिसेंडिंग पावर में, के है यहाँ पे वेरिएबल, तो इसके डिसेंडिंग पावर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा पावर वाला है k², तो उसको लेके आते हैं फर्स्ट पे, -k² प्लस 3k², सोल्व करेंगे तो +2k² प्लस के 2k, -3 और -9 कितना हो जाएगा, -12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह जाएगा हमारे पास 2k², हमने क्या किया यहाँ से, ये 2k² प्लस 2k -12 इज नॉट इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के की 2 वैल्यू आएंगे हमारे पास, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। 2k को हम इस टाइप से ब्रेक करते हैं कि जिसका सम तो 2k आ जाए और मल्टीप्लाई फर्स्ट और थर्ड टर्म की इक्वल आ जाए, मीन्स -24 k² का इक्वल आ जाए। तो हमने 2k को ब्रेक किया 6k एंड -4k, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं -24 k² आ जाएगी, और सम है इसका 2k आ जाएगा। तो ऐसे ब्रेक कर लिया हमने, 2k को हमने लिखा है 6k -4k। अब देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर कॉमन आ रहा है हमारे पास 2k कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा k और यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ आ जाएगा k + 3। इन दोनों में कॉमन आ रहा है -4, तो -4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा k + 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, k + 3, तो k + 3 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2k और सेकंड टर्म में बचेगा -4, तो यह जाएगा 2k - 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, नॉट इक्वल टू 0 हम मान लो ये दोनों रियल नंबर है, और प्रोडक्ट ऑफ एंड टू रियल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज बोथ आर नॉन जीरो। दोनों एक्सप्रेशन नॉन जीरो है, तो इस दोनों एक्सप्रेशन भी क्या होंगे, नॉन जीरो की इक्वल। तो दिस इंप्लाइज k + 3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2k - 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इंप्लाइज k इज नॉट इक्वल टू -3 एंड दिस इंप्लाइज k इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि k -3 भी नहीं हो सकता एंड k 2 भी नहीं हो सकता। रेस्ट्रिक्शंस आई है हमारे पास कि k की वैल्यू 2 एंड -3 नहीं हो सकती, बाकी तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है हमारे पास यहाँ से, कि जो कोफिशिएंट लिए गए हैं वो रियल नंबर लिए गए, तो यहाँ पे रियल नंबर, बाकी सारे रियल नंबर हो जाएंगे एक्सेप्ट -3 एंड 2। तो हमारे पास क्या सेट आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर -3 एंड 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो दे रखा है, अब की बार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, और ये होमोजीनियस नहीं है, अब की बार नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, और सिर्फ दो ही इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है हमारे पास। तो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा, उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। इसके अंदर 3 केस आते हैं, जब पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 3 केस आएंगे, या तो जो है हमारे पास इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करने वाले केस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, मींस नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट के केस में हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट, इसके ऊपर कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब जो कि हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, बोल रखा है सॉल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, उस केस में पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो ये वेरिएबल्स दे रखे थे हमारे पास, अननोन क्वांटिटी है, इनकी वैल्यू पे डिस्कस करना है कि क्या वैल्यू आएगी जब इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाए। तो पहले डिस्कस करते हैं कि किस केस के अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, किस केस के अंदर नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ये जनरल इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी है, पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, the a1x plus b1y plus c1 is not equal to 0, here both a1 and b1 are not equal to 0। इसके ऊपर कंडीशन होती है a1 and b1 simultaneously not equal to 0 implies a1 square plus b1 square is not equal to 0। तो इस केस के अंदर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब, जब कोफिशिएंट ऑफ x
इन दोनों का रेशियो निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो निकालते हैं, दोनों इक्वेशन में नॉट इक्वल आ जाए, मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा पेयर ऑफ इक्वेशन के पास। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के अंदर कौन सी कंडीशन लगाएंगे, ये वाली। तो हमारे पास सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें, अगर a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या है -7। पहले जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन था ना, इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है, इसमें c1 और c2 लेफ्ट साइड है और इसमें राइट साइड दे रखी है, तो पहले इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो जनरल फॉर्म में ले आएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -7 एंड -21 इक्वल टू 0, ये आ गया था यहाँ से। अब यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 x और y के वेरिएबल से के कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकाल लेंगे ऐसे। तो यहाँ से जब a1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगी, b1 की वैल्यू निकालेंगे 3 आएगी, c1 की वैल्यू -7 आएगी, a2 की वैल्यू p प्लस क्यू आएगी और b2 की वैल्यू 2p माइनस क्यू आएगी और c2 की वैल्यू -21 आएगी। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं, a1/a2 मीन्स 2/p प्लस क्यू, b1/b2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, तो 3/2p माइनस क्यू इक्वल टू -7 अपॉन -21। इसको सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सेम रखा हमने दोनों, और इसके अंदर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7 से 21, तो क्या आ गया 1/3। इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड इक्वेशन नेम दे दिया। अब यूज करते हैं पहले फर्स्ट एंड थर्ड को। फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करके हमने क्या किया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 और p प्लस क्यू की 1 से करेंगे तो p प्लस क्यू। फिर यूज करेंगे हम सेकंड एंड थर्ड को, यहाँ से एक इक्वेशन और आ जाएगी, तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया यहाँ से, तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 1 की मल्टीप्लाई 2p माइनस क्यू से करेंगे तो 2p माइनस क्यू। अब एक इक्वेशन ये बन चुकी है p प्लस क्यू इक्वल टू 6, सेकंड इक्वेशन बन चुकी है 2p माइनस क्यू इक्वल टू 9। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो p प्लस 2p 3p हो जाएगा और q में से q जाएगा, q कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 3p इक्वल टू 9 प्लस 6 15, तो 3p इक्वल टू 15 इम्प्लाइज p इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो p इक्वल टू 5। p की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, जो p की वैल्यू 5 आई है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से 5 प्लस q इक्वल टू बन जाएगा 6, तो 5 प्लस q इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज q इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, p की वैल्यू 5 आ चुकी है और q की वैल्यू 1। इस केस में हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन था उसके पास है क्या आएगा, उसके पास हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, p इक्वल टू 5 q इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं।